हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी है जो कि 5 नंबर में पूछे जाएंगे और छोटे क्वेश्चंस भी है। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सोशल साइंस होता क्या है, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है। समझना सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इतने लंबे लंबे आंसर है, रट करके जाओगे तो भूल जाओगे। इसलिए समझ लो ताकि खुद की भाषा में उसको बना करके लिख पाओ। और आप लोग जानते ही है कि जिस प्रकार 10th वाले किस प्रकार नंबर फोड़े यार, उस पर आप लोगों को फोड़ना है अभी 9th में फिर 10th में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सभी विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक ही दिन बचा है, परसों आप लोग एग्जाम है। शेयर कर दोगे तो उसको भी थोड़ा लाभ हो जाएगा, और आपको दुआएं ही देंगे, दुआएं हमेशा काम आती है। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों पहला सवाल निकल कर सामने आता है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो सबसे पहले वाइमर गणराज्य है क्या, तब अपने समस्याओं का पता चलेगा। तो सुनो, आप लोग को हिटलर का नाम सुने हो। जी हाँ, हिटलर आप लोग को पता है कि जर्मनी का शासक था। तो क्या हुआ, जर्मनी जब पहला विश्व युद्ध जब चरम पर था, फिर जब वो समाप्त हुआ, ठीक है, तो जो जर्मनी का शासक था उसने क्या अपना इस्तीफा दे दिया। मतलब तब हिटलर शासक नहीं था, तब कोई और था। उसने इस्तीफा दे दिया और वहां पर एक नए गणराज्य की स्थापना हुई, जिसको नाम दिया गया क्या, वाइमर गणराज्य। ठीक है, एक नया पार्टी अब वहां पर राजतंत्र बन चुका था। ठीक है, सॉरी, ये जनतंत्र बन चुका था। तो उस पार्टी का नाम दिया गया वाइमर गणराज्य, क्योंकि वाइमर नामक जगह पर वो स्थापित हुआ था। वाइमर वहां पर एक जगह था, तो इसलिए उसको वाइमर गणराज्य कहा जाता है। बस इतना समझ गए। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, कि जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि इसको शुरू करने वाला जर्मनी ही था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, कमेंट्स में जरूर बोलना। तो इसको शुरू करने वाला पहला देश कौन था, जर्मनी ही था। इसलिए इसको युद्ध का दोषी मानकर बहुत सारी यहाँ पर इसके ऊपर कर थोप दिया गया। क्या क्या थोपा गया अभी बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, क्या थोपा गया, एक वर्साई की संधि होती है दोस्तों। जब ये युद्ध समाप्त होता है तब एक वर्साई नामक संधि होती है, जिसे हम लोग शांति संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि युद्ध विराम के पर यह संधि हुई थी, जिसमें वाइमर गणराज्य को साइन करना पड़ा कि ये चीज आप लोगों को देना पड़ेगा। युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में आपको 6 अरब पाउंड का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। और ये सारा चीज जो हुआ, वाइमर गणराज्य ने साइन किया यहाँ पर जिस पर, ठीक है, जिस बॉन्ड पर, उसी कारण। तो अब देखो उसके सामने समस्याएं क्या आती है। अब तो नया राजा बन गया। ठीक है, नया राजा मतलब क्या, नया शासक आ गया जर्मनी में, वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई। लेकिन उसके सामने अब समस्याएं आती है। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सारे देश जर्मनी में क्या क्या थोपता है। देखो वाइमर गणराज्य की, यहाँ पर वाइमर गणराज्य हुआ। ठीक है, वाइमर गणराज्य की सामने मुख्य समस्याएं निम्नलिखित थी। क्या क्या थी, वाइमर गणराज्य को वर्साई की संधि की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। सबसे पहला बात, वर्साई की संधि, जैसे मैंने अभी बताया कि जब युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, समझ लो, क्योंकि समझने पर खुद से एग्जाम में लिख दोगे, इतना याद रट नहीं पाओगे। वर्साई की संधि था, जब युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी को एक यहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े कि हाँ, युद्ध के दोषी के रूप में उसको 75% लोह भंडार, 26% कोयले का भंडार, 6 अरब पाउंड का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। फिर भी, और उसके बाद जर्मनी के बहुत सारी जगहों पर दूसरे देश अपना अधिकार जमाए थे। मतलब हाँ, तुमको इस क्षेत्र पर हमको अपना अधिकार देना होगा। तो इस प्रकार की वो सारी चीज उस संधि में लिखा हुआ था, और वाइमर गणराज्य ने सब कुछ पढ़ करके होशो हवास में उस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। और जैसे ही दोस्तों हस्ताक्षर किया तो सारा चीज लागू हो गया। तो इस संधि की वजह से देश को अपने सारे उपनिवेश 75% लोह भंडार, मतलब जितना अपने उसका लोह भंडार है पूरा जर्मनी, उसका 75%, जितना कोयला है उसका 26%, ठीक है, फ्रांस, पोलैंड और लिथुआनिया को डेनमार्क के हवाले करने पड़े। ठीक है, किसको इसको देना पड़ा, फ्रांस को, पोलैंड को, लिथुआनिया और डेनमार्क को देना पड़ा ये सारा चीज। उसके बाद देखो, इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब पाउंड का जुर्माना चुकाना पड़ा। देखो यहाँ पर जब पहला युद्ध हुआ तो दो था, ठीक है, ऑपोजिशन में, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र, धुरी शक्तियां। तो मित्र राष्ट्र को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब पाउंड का जुर्माना चुकाना पड़ा, और उसे यह राशि उधार लेनी पड़ी, अर्थात देश कर्जदार बन गया। ठीक है, तो क्या किया, जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को यहाँ पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना चुकाना पड़ा कि हाँ, तुमने युद्ध शुरू किया था तो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में तुमको 6 अरब पाउंड, समझ लो इतना रुपया, वो भी तब, समझ लो आज से कितना साल पहले, यह लगभग आपका 1800 कितना 1933 में हर्जाना, हाँ समझ लो, तो कितना साल पहले का बात है ये।
अतः देश क्या हुआ, कर्ज में डूब गया। समझ रहे हो, एक तो उसकी पहले से स्थिति डामाडोल थी, युद्ध में इतना सारा उसका क्षति हो गया था, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बेरोजगार चरम पर था, और उस अवस्था में उसको 6 अरब पाउंड का डॉलर वहां पर पैसा देना था। जो भी लोह भंडार था जिससे उसको आमदनी होती थी उसका भी 75% दे देना पड़ता था, 26% कोयले का भंडार दे देना पड़ता था। ठीक है, तो मतलब इस तरह से एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया था, जिसके कारण देखो आगे क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, देश में उद्योग तथा व्यापार पिछड़ गए और बेरोजगारी बढ़ गई। वाइमर गणराज्य द्वारा 1923 में हर्जाना चुकाने की असमर्थता के कारण फ्रांस ने इसके औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया। क्या किया, वाइमर गणराज्य द्वारा 1923 में जो हर्जाना नहीं चुका पाया तो क्या किया, फ्रांस ने क्या किया, इसके एक नामक रूर नामक जगह रहता है दोस्तों, उस पर कब्जा कर लिया। भाई साहब तुम अपना कर्जा चुका नहीं पा रहे हो कर्जा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा ले रहा हूं। और उस पर अधिकार जमा लिया किसने, फ्रांस ने। समझ रहे हो, देश में घुसकर उसी का देश में वो पैसा नहीं दे पा रहा है। जैसे आप लोगों का ना किसी से कुछ लेते हो सामान, आप नहीं दे पाते हो पैसा उधारी जो लेते हो, तो आपके घर से कोई सामान ले लेता है, इस प्रकार से। अगला क्या देखो, जर्मनी के आर्थिक पतन के कारण इसकी मुद्रा जो मार्क था इसका इतना डिवैल्यूएशन हो गया, मतलब एक अमेरिकी डॉलर के सामने खरबों मार्क मिलने लगे। अगर समझ लो कि $1 में हम लोग अभी कितना है, लगभग 78 रुपया के बराबर है $1। ठीक है, वहीं अगर कर दा कि $1 बराबर अभी 1000 रुपया कर दे तो रुपया का वैल्यू कितना गिर जाएगा। अगर आप अमेरिका में कोई सामान खरीदोगे तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। अभी अगर कोई सामान खरीदो 78 रुपया का, मतलब कोई भी अगर मान लो तो 78 में आपको $1 मिल जाएगा, लेकिन तब क्या करेगा, तब 1000 रुपया में आपको $1 मिलेगा, मतलब रुपया का क्या वैल्यू घट जाएगा। उसी प्रकार तब हुआ था जर्मनी के साथ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ था और ये सारी समस्याएं थी, और मतलब ये सारा चीज़ जो करके तो कोई और गया, क्योंकि शासक पहले कोई और था, युद्ध किसी और ने लड़ा था, और हर्जाना किसको चुकाना पड़ा, वाइमर गणराज्य का। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ था, और उसमें देश में फिर कड़ी विरोध होने लगा वाइमर गणराज्य का। उन्हें लगा कि हाँ, वाइमर गणराज्य ही एक्चुअल में इसका दोषी है, क्योंकि उसने इस संधि पर हस्ताक्षर कैसे कर लिया, इस पर उन्हें साइन ही नहीं करना चाहिए था। तो करता भी तो क्या करता, मरता क्या ना करता, होता है ना। एक तो युद्ध का मारा बेचारा, ठीक है, अगर नहीं करता तो युद्ध थमता नहीं और उसको क्षति होता, और कर दिया तो उसका देश का, खुद अपने देश का लोग उसका विरोधी हो गए कि तुमने इस पर हस्ताक्षर क्यों किए। तो दोनों तरफ से वाइमर गणराज्य फंस चुका था यहाँ पर। आगे देखो, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं, बस्तर और जावा, ठीक है, जो जगह का नाम है, औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। तो देखो, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में निम्नलिखित समानताएं क्या क्या। सबसे पहला बात, बस्तर में अंग्रेज शासकों ने वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जावा में डचों ने। बस्तर पर किसने अधिकार जमा लिया, अंग्रेज शासकों ने, ब्रिटिशों ने, और जबकि जावा में किसने, डच शासकों ने, डचों ने वहां पर अधिकार कर लिया वहां के वनों पर। दूसरा, दोनों स्थानों पर स्थानीय लोगों को एक नए वन नियमों के अंतर्गत लकड़ी काटने पर तथा लड़की काटने नहीं, लकड़ी काटने तथा वन उत्पाद इकट्ठे करने से रोक दिया गया। मतलब एक नया वन नियम लागू किया गया, जिसमें अब स्थानीय लोग, जो वहाँ का लोकल लोग था, वो क्या वनों की कटाई नहीं कर सकता है, वनों से कोई भी चीज नहीं। अब मान लो किसी को फल तोड़ना है वनों से, तो नहीं तोड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ के लोगों का खाना सब कुछ वनों से ही होता था, वनों से लाता था। लेकिन एक नया अधिकार के तहत ये सारी चीज बंद कर दिया गया, लकड़ी काटने को बंद कर दिया गया। आगे देखो, दोनों ही प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों ही जो जावा और क्या है यहाँ पर, जावा और बस्तर दोनों ही जगह पर स्थानांतरित कृषि जो होता था उस पर रोक लगा दिया गया। इन दोनों क्षेत्रों में औपनिवेशिक शासकों ने वनों का प्रयोग अपने हित साधने के लिए क्या किया। यहाँ पर जो बस्तर में और जावा में, दोनों में औपनिवेशिक शासक, मतलब एक बस्तर में कहा, बस्तर में दोस्तों ब्रिटिश शासक, और जावा में कौन, डच शासक, अपने अपने हित के लिए वहां पर वनों का प्रयोग करने लगा। इन वनों की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से जलावन बनाने तथा रेलवे के विस्तार के लिए किया गया। और इसका जो लकड़ी है उसका उपयोग क्या किस लिए किया गया, जलावन के लिए, रेलवे का विस्तार करने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश और डच शासकों ने करने लगा। दोनों प्रदेशों में स्थानीय समुदायों की रोजी रोटी का साधन छीन जाने से लोगों में असंतोष फैल गया और उन्हें शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, जिसे बस्तर विद्रोह, जावा विद्रोह कहा जाता है। क्या किया, अब सोचो तुम पर इतना कोई अगर अत्याचार करेगा, तुम जहां पर रहते हो, तुम्हारे बागान में आकर कोई आकर बोल देगा कि तुम इस बागान से अब एक भी लकड़ी नहीं काट पाओगे, कोई फल होगा, तुमको आम खाने का मन कर रहा है, आम नहीं तोड़ पाओगे, तो यार विद्रोह तो लाजमी है ना। तो ये लास्ट में विद्रोह हो गया, समझ रहे हो। तो ये था दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, कुछ देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र, जहां आप रहते हैं, जहां मैं रहता हूं, जहां आपके दोस्त रहते हैं, जहां आपके गाय बकरी रहती है, जहां पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, जहां कुआं है, जहां कल है, ये सारा चीज मिलकर क्या बनाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो वही चीजें पर्यावरण में उपस्थित सभी जैविक तथा अजैविक, मतलब जितने सारे जैविक जिनमें जीवन है, जितने सारे अजैविक जिसमें जीवन नहीं भी है, घटकों के मेल से, यहां मेल होगा, मेल नहीं होगा, घटकों के मेल से बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं।
समझ रहे हो। पर्यावरण में उपस्थित सभी जैविक और अजैविक घटकों के मेल से बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र, ये पूरा दुनिया को एक आप पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हो, या फिर अपने घर को भी एक पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हो। समझ रहे हो। हर एक मतलब क्या पूरा जो है सब मिलाकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें सभी चीज आता है, एकदम एक धूल मिट्टी से लेकर के आप आदमी तक आ जाते हो, सभी कुछ ये पारिस्थितिक तंत्र का भाग है। समझ रहे हो। जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी लोग आते हैं। जैव विविधता के संरक्षण से आप क्या समझते हो। दोस्तों जैव विविधता मतलब होता क्या है, हम लोग का पर्यावरण में क्या बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं, बहुत नाना प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं, तो इन्हीं विभिन्नताओं को, इन्हीं जो विभिन्नता है इसमें, इन्हीं विभिन्नताओं को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। तो देखो पारिस्थितिक तंत्र में आ रहे परिवर्तन के कारण विभिन्न पादपों एवं जीव जंतुओं के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, फैक्ट्री, पेड़ पौधों काटकर फैक्ट्रियां लगा दी जा रहा है। ठीक है, पेड़ पौधे काटकर जंगल काटकर घर बनाया जा रहा है, तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इसके लिए विभिन्न पादपों एवं जीव जंतुओं के अस्तित्व पर क्या हो रहा है, संकट उत्पन्न हो गया। पेड़ पौधों काट दिया मतलब पादपों पर संकट उत्पन्न हो गया। अब वहां पर पहले जीव जंतु रहते थे, बाद में आकर रहने लगा, तो वहां पर जीव जंतु के पर संकट उत्पन्न होने लगा ना। हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु रहते हैं, आपको पता ही होगा कि बहुत से प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, बहुत प्रकार के नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इनको संरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जैव विविधता संरक्षण कहते हैं। जैव विविधता संरक्षण मतलब क्या, इनको संरक्षित रखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे ही बोलता है जैव विविधता संरक्षण। समझ गए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ठीक है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में परिवर्तन ने बागान मालिकों को कैसे प्रभावित किया। औपनिवेशिक काल मतलब क्या, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए और शासन करने लगे, उस काल को कहते हैं औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल मतलब होता है कि आप समझ लो कि आपका गांव है, मैं देश को अपना गांव बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपका गांव है और यहाँ पर किसी बाहरी गांव से आकर आपके लोग व्यापार करने आते हैं और इस गांव पर आपका पूरा अधिकार जमा लेता है। ठीक है, तो जो बाहर के लोग हैं उसे औपनिवेशिक बोलेंगे। उसी प्रकार हमारा देश था, हमारे देश में ब्रिटिश लोग आकर, बाहर के लोग आकर क्या करने, व्यापार करने लगे और धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लिया, तो ब्रिटिशों को बोलते हैं औपनिवेशिक, और उस काल को जिसमें लोग शासन किए उसको बोलते हैं औपनिवेशिक काल। समझ गए हो बहुत बढ़िया से। तो क्या हुआ देखो, यूरोप में चाय कॉफी रबड़ की वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को साफ कर दिया गया। क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, जब यूरोप में क्या चाय की मांग बढ़ गई, कॉफी रबड़ की मांग बढ़ गई, तो भारत में जो वन था उसको काट दिया गया और उसके जगह पर रबड़ कॉफी चाय ये सब लगा दिया गया। ठीक है, देख लो औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर अधिकार कर लिया और इन बड़े क्षेत्रों को कम कीमत पर यूरोपीय बाग लगाने वालों को दे दिए, और इन्हीं जो इसको साफ कर दिया, वनों को काट दिया, और ये जो क्षेत्र हुआ इन क्षेत्रों यूरोपीय लोगों को दे दिया कि लगाओ, अब तुम इसमें चाय लगाओ, कॉफी लगाओ, रबड़ लगाओ, उत्पादन करो एकदम दम भर। ठीक है, दम भर करो और चाय पीते रहो। तो देखो क्या, इन क्षेत्रों की बाड़बंदी कर दी गई और वनों को साफ करके चाय और कॉफी के बाग लगा दिए गए। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वह भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाए। बागान के मालिक क्या करने लगे, जो मजदूर थे वहाँ के, ठीक है, तो वहाँ के मजदूरों को लंबे समय तक काम कराया और वो भी कम कम मजदूरी देकर काम करवाने लगा। नए वन्य कानूनों के कारण मजदूर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, और चूंकि नया कानून लगा दिया गया था इसलिए मजदूर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, और यही उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र जरिया भी था। और अगर करता भी तो क्या करता, ठीक है, कहते हैं ना, मैंने कहा कि मरता क्या ना करता, तो वही हुआ कि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचा था, बस उसी में काम करते और खाते और ऐसे ही रहते। समझ रहे हो। अगला सवाल है दोस्तों, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो सभी लोग जानते हो कि वे मूल आवश्यकताएं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। मतलब कह सकते हो मूल आवश्यकता, शिक्षा का आवश्यकता, स्वास्थ्य की आवश्यकता, स्वतंत्रता की जरूरत, ये सारा चीज, तो ये मूल आवश्यकताएं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, और अगला सवाल है, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार होते हैं, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक या शिक्षा का अधिकार। समता का अधिकार मतलब क्या, सब में समान, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सबको। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसका विरोध होता है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, सब कोई अपना अपना धर्म मान सकता है, जिसको जो धर्म मानने का इच्छा है मान सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। संस्कृति, और ये दोस्तों सिर्फ भारत में ही है, कहीं और आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए तो भारत को कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, भारत में सरकार चलाना कम बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो विभिन्न समुदायों को लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। संस्कृति और शिक्षा अधिकार, संस्कृति, और अपने आप संस्कृति को आप सही सकते हो, संस्कृति जो है आपका,
ठीक है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और आपकी जो शिक्षा है, शिक्षा लेने का अधिकार है। तो ये चीज़ है दोस्तों आप लोग का। और ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी कोई देख लो, इसके बाद और भी सवाल आएंगे। एक एक चीज़ को मैंने समझा दिया, अगर आप समझ गए अच्छे से तो एग्जाम में फोड़ कर आओगे यार, तोड़ कर आओगे, समझ रहे हो। तो बस मेहनत करो, समझ लो। बाकी विकास सर हमेशा आप सभी के साथ खड़ा है। पढ़ते रहो। लव यू ऑल। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।